हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ रहे हैं हम और ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक कर रहे हैं एनसीईआरटी की। चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 में ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर और पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के क्लास 10th के, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज होते क्या हैं, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था डिटेल में उनकी क्लासिफिकेशन, और तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमैनिटी ने मिलके या फिर मल्टीपल नेशंस ने मिलके जो स्टेप उठाया, एजेंडा 21, ठीक है, और यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ जो रियो डी जनेरियो में, अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं वहीं से। 4th लेक्चर है ये। आपके पास ये बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की ये लेक्चर देखते वक्त, ठीक है, और साथ में आपके पास एक पेन या पेंसिल होनी चाहिए, ताकि लाइन बाय लाइन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा तो मैं साथ में उसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग बता दूंगा, आप उसको वहीं पे लिख लेना, ठीक है। या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करूं तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप वहीं पे लिख सकते हो बुक में ही, ताकि रिविजन के टाइम पे हेल्प हो। नहीं तो फिर एक सेपरेट कॉपी रखिए साथ में, जिसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाओ। बाद में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो बेटर ये रहेगा कि आप अपनी कॉपी में हैंड रिटन लिखें, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 4th लेक्चर। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ है, ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है ज़्यादा। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो गया है, यानी कुछ रिसोर्सेज को हमने बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ग्लोबल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि रिसोर्स को प्लान कैसे करना है। प्लानिंग इज ए वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज। जुडिशियस मतलब केयरफुल, समझदारी से यूज करना, केयरफुली और समझदारी से, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज इंपॉर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया। कंट्री लाइक इंडिया में जुडिशियस यूज करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। रीजन बिंग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारी, ठीक है। एरिया, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रिसोर्सेज मिलते ही नहीं हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि हमें रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब रिसोर्सेज सबको मिले, क्योंकि रिसोर्सेज का जो अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसकी वजह से हमने पढ़ा था 2 क्लासेस बन गई हैं, हैव्स और हैव नॉट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था। देन विच हैज इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूज, लार्ज, डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में बहुत ज्यादा भिन्नता है रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी में। कुछ रिसोर्सेज किसी एरिया में मिलते हैं, कुछ रिसोर्सेज किसी एरिया में मिलते हैं, तो इस तरह से बहुत अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप की जगह पे मिलते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रिसोर्सेज मिलते ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रीजन हैं जो एक टाइप के रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच हैं, जैसे गोंडवाना प्लेटू की अगर बात करेंगे, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू की बात करेंगे तो वहां पे कोल बहुत ज्यादा है, कोल बहुत ज्यादा मिलता है। धारवाड़ प्लेटू है इंडिया में नीचे कर्नाटका की साइड में, कर्नाटका की साइड में धारवाड़ प्लेटू है, वहां पे मैग्नीज के रिजर्व बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के रिजर्व हमें मिलते हैं, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। तो कुछ ऐसे एरिया हैं जो किसी एक टाइप के, सर्टेन टाइप के रिसोर्सेज में तो रिच हैं, लेकिन डेफिशिएंट मतलब कमी है इन सम अदर रिसोर्सेज, और दूसरे रिसोर्सेज में वहां पे कमी पाई जाती है। तो इस तरह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज में। जैसे यहाँ पे इंडिया में माना जाता है कि लैंग्वेज और डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब अलग से पहचान लोगे कि ये पर्सन नॉर्थ से है, साउथ से है, ठीक है, या ईस्ट से है, ठीक है। वैसे ही लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो ऐसे ही रिलीजन्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत टाइप के रिलीजन्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। रीजन बिंग इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, एरिया में एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो आप मुझे बताओ कि एरिया वाइज इंडिया वर्ल्ड की कौन से नंबर की कंट्री है?
ये हम पढ़ के आ चुके हैं पहले लेक्चर में, 9th क्लास के पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने, ठीक है। इंडिया एरिया वाइज वर्ल्ड की कौन से नंबर की कंट्री है, और उससे पहले वाली सारी कंट्रीज के नाम भी आपको याद होने चाहिए कि सीक्वेंस वाइज इंडिया तक की ये सारी कंट्रीज हैं एरिया वाइज, ठीक है। नाउ देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट। कुछ रीजन ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब जो भी चीज चाहिए वो वहां पे अवेलेबल है in term of availability of resources, and there are some region which are acute shortage, which have acute shortage। acute shortage का मतलब बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ही ज्यादा कमी है, ठीक है, of some vital resources। क्योंकि कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्स मिलते हैं, लगभग सारे ही रिसोर्स मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। ये स्टेट्स ऐसे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये छोटा नागपुर प्लेटू में आते हैं लगभग, ठीक है। प्लेटू क्या होता है, जमीन का वो हिस्सा होता है जो बाकी जगह से थोड़ा सा ऊंचा होता है, ठीक है। तो प्लेटू भी हमने पढ़ा था 9th क्लास में, आप पढ़ के आ चुके हैं। प्लेटू भी अलग अलग टाइप के प्लेटू हैं, हमने वो सारे के सारे कवर किए हुए हैं। मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसे हैं जो रिच है मिनरल्स में और कोल डिपॉजिट्स में। वेयर अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस, अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में किसी का होना, अबंडेंस में होना किसी चीज का, बहुत लार्ज अमाउंट में होना किसी चीज का, ठीक है, लार्ज अमाउंट, अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, क्यों है, क्योंकि हिमालय है, पहाड़ हैं, तो बर्फ है तो वाटर रिसोर्सेज होंगे ही होंगे। लेकिन अब पहाड़ होने की वजह से, माउंटेन होने की वजह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो टेरेन है वहां पे वो उबड़ खाबड़ है। टेरेन मतलब जो ऊपर की सतह है वो उबड़ खाबड़ है, इसलिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विद, इंडोर्ड का मतलब होता है कि संपन्न होना किसी चीज में, इंडोर्ड का मतलब होता है किसी चीज में संपन्न होना, मतलब वहां पे वो चीज बहुत सारी अमाउंट में मिलती है, संपन्नता होना किसी चीज की किसी जगह पे, तो हो जाएगा इंडोर्ड। इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। अब रेगिस्तान में मरुस्थल ही मरुस्थल है वहां पे, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां पे हो नहीं सकता, खेती भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, तो दूर तक मरुस्थल फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल है वहां पे, रेगिस्तान में। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है इंडिया में, नाम बताओ उसका। थार तो नहीं है कहीं, ठीक है, या सहारा है, कौन सा मरुस्थल है इन दोनों में से राजस्थान में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि थार मरुस्थल है कि सहारा है, और अगर एक राजस्थान में से है इन दोनों में से तो दूसरा कहां पे है ये भी पता होना चाहिए। फाइंड आउट करो और अपनी कॉपी में या बुक में लिखो। देन बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल से जैसे बता रहा है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे मिनरल ही मिनरल मिलते हैं, ठीक है, लेकिन और हर टाइप के मिनरल मिल जाते हैं लगभग वहां पे। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर सिर्फ पानी पानी है, क्योंकि पहाड़ है तो बर्फ है, पानी पानी है, लेकिन और कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे एरिया है जैसे राजस्थान है, ठीक है, गुजरात का भी बहुत सारा एरिया जो है ऐसा है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, लेकिन बाकी रिसोर्सेज वहां पे नहीं मिलते हैं। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, राजस्थान में हॉट डेजर्ट है, और लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, तो वो रिलेटिवली आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी कंट्री से लगभग कटा हुआ है वो, ठीक है। इट हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। अब इसमें बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज तो आपको मिल जाएंगे, कहाँ पे, लद्दाख में, लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन वहां पे पानी की कमी है। पानी की कमी क्यों है, बर्फ ही बर्फ है, अब इतने टेम्परेचर पे वो बर्फ पिघल नहीं सकती, तो पानी की कमी है वहां पे, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो होगी ही होगी। अब आइस में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं जा सकता, कोई सिटी नहीं बसाई जा सकती वहां पे, कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी की जा सकती वहां पे, ठीक है, एंड सम वाइटल मिनरल्स, और वाइटल मिनरल भी नहीं मिलते वहां पे, तो वहां पे क्या मिलता है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। दिस कोल मतलब ये कोल कौन सी कोल की, हमारे यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मिनरल मिलते हैं,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मिनरल्स का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, कि हर जगह पे हर टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ईज ऑफ लिविंग नहीं हो पाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाएगा लोगों का। तो उसके लिए बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, स्टेट लेवल पे भी, और स्टेट से नीचे छोटे छोटे रीजन्स में भी, और लोकल विलेज लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी हमें एक बैलेंस्ड प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अक्सर आपसे पूछ ले कि इंडिया में किस टाइप की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज को लेके, तो रिसोर्सेज को लेके इंडिया में बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। क्यों है, उसके लिए आप रीजन बता सकते हो, जैसे अभी हमने किए कि राजस्थान में ऐसा है कि सोलर और विंड मिलती है और वहाँ पे मिनरल नहीं मिलते, लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है, बर्फ ही बर्फ मिलती है, वहाँ पे कुछ और नहीं मिलता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ये ऐसे, वहाँ पे सब कुछ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश ऐसा है, वहाँ पे पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें इन सभी एरियाज पे एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, बैलेंस रिसोर्स डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि हर एक जगह पे हर चीज अवेलेबल हो पाए, ठीक है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन यूर स्टेट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट आर इंपॉर्टेंट बट डेफिसिट इन यूर स्टेट। डेफिसिट का मतलब है कमी है, कि आपके स्टेट में, आप कौन से स्टेट में रहते हो, तो आपके स्टेट में कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और आपके स्टेट में कौन से रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं जिनकी कमी है, ठीक है, जो होने चाहिए, उनकी भी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो ये लिस्ट बनानी है आपको, कम से कम 10 रिसोर्स ऐसे लिखने हैं, 10 रिसोर्स लिखने हैं आपको आपकी कॉपी में ऐसे, जो आपके स्टेट में मिलते हैं, और 10 रिसोर्स आपको ऐसे लिखने हैं जिनके आपके स्टेट में कमी है, डेफिसिट है, वो दूसरे स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होमवर्क है, ये आपको करना है। देन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स क्यों है, अब कॉम्प्लेक्स इसलिए है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के टेरेन है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन्स है सिंपल, कहीं मरुस्थल है, ठीक है, कहीं पे फिर साउथ में हमारे ईस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं। तो अलग अलग टाइप के टेरेन मिलते हैं इंडिया में, अलग अलग टाइप के रिलीफ फीचर्स हैं, अलग अलग टाइप की सोयल मिलती है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। तो इन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसलिए ये रिसोर्स प्लानिंग कॉम्प्लेक्स है इंडिया में। तो क्यों कॉम्प्लेक्स है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है एक लिस्ट बनाना, आइडेंटिफाई करना और फिर उनकी लिस्ट बनाना ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, कि कंट्री में कौन कौन से रिसोर्सेज है पहले तो उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो अपने आप में वही बड़ा टास्क है, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा एरिया है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, तो उन सब की लिस्ट बनाना और उनको आइडेंटिफाई करना ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स टास्क है। देन इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। फिर एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाना, ठीक है, और उसको अच्छे से इवोल्व करना कि भाई ये प्लान ऐसे काम करेगा, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब देखो इंडिया में हमें एक तो पूरे इंडिया का प्लान बनाना है, इंडिया का डेवलपमेंट प्लान बनाना है, फिर अलग अलग रीजन्स का बनाना है, इंडिया के अलग अलग रीजन्स का अपना डेवलपमेंट प्लान होगा, और फिर इन सभी प्लान्स को मिला के एक जो ओवरऑल नेशनल प्लान है उसके साथ इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने का मतलब है कि ओवरऑल नेशनल प्लान में जो प्लानिंग की गई है वैसी ही कुछ प्लानिंग हर एक लेवल पे करना, या जैसी प्लानिंग एक लेवल पे हो रही है वैसी ही प्लानिंग हर एक लेवल पे करके उसको नेशनली इंटीग्रेट करना। ताकि क्यों करना नेशनली इंटीग्रेट, ताकि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके रिसोर्सेज का, क्योंकि जब तक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वही फिर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो वो लोग रिच हो जाएंगे, जिनके पास नहीं होंगे तो वो पुअर हो जाएंगे, तो सोसाइटी में एक डिफरेंस आ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएंगे जो हैव्स हैं और कुछ ऐसे हो जाएंगे जो हैव नॉट है, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई, अब देखते हैं जो इनमें से जो हमने अभी पीछे किए, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, की कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसी एरिया में क्या चीज मिल रही है और फिर उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उस एरिया को सर्वे करना पड़ेगा,
ठीक है, सर्वे के लिए एक टीम जाएगी, देखेगी कि क्या क्या है उस एरिया में अवेलेबल, कैसे कैसे है। फिर जहां जहां जो जो चीज उनको मिलेगी उसकी एक मैपिंग करनी पड़ेगी कि ये चीज यहाँ यहाँ मिल रही है। पहले पूरे एरिया को सर्वे किया, फिर जहां जो जो चीज मिली उसको मैप किया। अब मैपिंग के बाद उस चीज की उसको क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एस्टिमेशन लगाना कि किसकी, जैसे हमने पहले किसी एरिया में गए, सर्वे किया, फिर हमें एक जगह पे कुछ मिला तो हमने उसको मैप कर लिया। ठीक है, ये पूरा एरिया था, इस एरिया को हमने सर्वे किया तो हमें लगा यहाँ भी कुछ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है और यहाँ मिल सकता है। अब हमने मैपिंग कर ली कि यहाँ यहाँ कुछ मिलेगा। अब मैपिंग करने के बाद जो भी चीज यहाँ मिल रही है उसकी कितनी क्वांटिटी में मिल रही है वो, अब उसकी क्वालिटी कैसी है। सपोज हम लोगों ने देखा कि इन 3 जगह पे हमें आयरन मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। ठीक है, अब आयरन यहाँ कितना मिल रहा है उसकी क्वांटिटी, यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ कितना मिल रहा है, क्वांटिटी में देखना है। फिर क्वालिटी में देखना है कि क्या यहाँ जैसा मिल रहा है उसी क्वालिटी का यहाँ मिल रहा है और उसी क्वालिटी का यहाँ मिल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हर एक मिनरल को ऐसे आइडेंटिफाई करना हर एक प्लेस पे। ठीक है, देन उसके बाद मेजरमेंट करना। तो ये पूरा का पूरा स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी में। देन इवॉल्विंग ए प्लान, उसके बाद प्लान बनाना। प्लान बनाने में क्या करेगा, हमें क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करना। जो हम लोगों को अलग अलग एरिया में आयरन मिला है, सपोज यहाँ भी आयरन मिला, यहाँ भी, अब हमें एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए कि उसको कैसे निकालें हम। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। फिर स्किल चाहिए, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कोई पर्सन भी तो चाहिए, उसके पास भी तो स्किल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी अपने आप तो काम करेगी नहीं, तो हमें फिर स्किलिंग करनी पड़ेगी लोगों की। ठीक है, देन इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और फिर कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूशन कुछ स्किल्स पर्सन को रखेगा और टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस रिसोर्सेज को वहां से विड्रॉ कर लेगा। ये हो गया इवॉल्विंग ए प्लान, एक प्लान को इवॉल्व करना कि वो प्लान कैसे काम करेगा। ठीक है, रिसोर्स निकालने के लिए। देन मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। फिर तीसरा स्टेप ये हो गया कि जो ओवरऑल नेशनली हम लोगों को क्या क्या चीजें मिली हैं और पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चीजें मिली हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना कि यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, तो ठीक है। सपोज ऐसा है कि एक एरिया में कुछ मिला, ठीक है, एक एरिया में कुछ मिला, एक एरिया में कुछ मिला और एक एरिया में कुछ मिला, तो आपस में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि ये 3 चीज यहाँ चली जाएं, ये 3 चीज यहाँ आ जाएं, ये 3 चीज यहाँ आ जाएं। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना भी उनका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, सोसाइटी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, हैव्स और हैव नॉट में। ठीक है, इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब ये 5 ईयर प्लान जो है इंडिया में, ये चलाए थे नेहरू ने। जब नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंडिया में 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान वो लेके आए थे यूएसएसआर से, उस वक्त का यूएसएसआर और आज का जो है वो रसिया। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, उस टाइम पे ये एक 14-15 कंट्रीज का समूह होता था, उसको यूएसएसआर बोलते थे। बाद में वो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया और उसमें से एक बड़ा हिस्सा निकला, उसको आज हम रसिया के नाम से जानते हैं। तो रसिया में ये 5 ईयर प्लानिंग चलती थी कि 5 साल में गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। तो वो 5 ईयर प्लानिंग को से नेहरू बड़े इंप्रेस थे। ठीक है, इसलिए वो यूएसएसआर से वो 5 ईयर प्लानिंग इंडिया में लेके आए थे। टोटल 12 5 ईयर प्लान आए इंडिया में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितने 5 ईयर प्लान इंडिया में आए। तो 12 5 ईयर प्लान टोटल इंडिया में आए थे। ठीक है, तो इंडिया ने स्टार्टिंग से ही प्लानिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। नेहरू जी ने स्टार्टिंग से ही प्लानिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। अलग अलग प्लान्स में अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, कुछ प्लान पास भी हुए, कुछ प्लान्स ने अच्छे रिजल्ट भी दिए, कुछ 5 ईयर प्लान्स फेल भी हुए। ठीक है, लेकिन प्लानिंग हमेशा से ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट रही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब इंडिया का जो पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चलता है उसमें हम लोग पूरा प्लान करके चलते हैं। और अभी आप बता सकते हो कि फिलहाल जो हमारा ये जो 5 ईयर प्लान जो करते थे, इसके लिए हमारे पास इंडिया में तो था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, अभी प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने
तो 2015 में उन्होंने क्या किया, इस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया। क्या आप वो नाम बता सकते हो कि इस प्लानिंग कमीशन का अब नया नाम क्या है? प्लानिंग कमीशन का नया नाम है नीति आयोग, NITI आयोग। अब नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब हमारे यहाँ पे नीति आयोग काम करता है, लेकिन काम इसका भी वही है, ये भी प्लानिंग ही करता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में हर चीज की प्लानिंग होती है, तो रिसोर्स डेवलपमेंट की भी प्लानिंग होती है हमारे यहाँ पे। देन तो ये रिसोर्स प्लानिंग है, अलग अलग रिसोर्स है, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है डैम बना के, सोलर एनर्जी, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंडिया में हर चीज का प्लानिंग होता है, ठीक है। जो हमारा नीति आयोग है वो सेंट्रल लेवल पे भी प्लानिंग करता है, और फिर स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट की अपनी प्लानिंग होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग होती है। तो इंडिया में प्लानिंग हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, सिंस द इंडिपेंडेंस। जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तभी से हम लोग प्लान करके चल रहे हैं चीजों को, ठीक है। नाउ फाइंड आउट व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग बाय द कम्युनिटी और विलेज और पंचायत और वार्ड लेवल कम्युनिटीज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब देखो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भी इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है कि जहां पे बहुत सारे लोग कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनसे वो लोग क्या करते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं। तो आप कुछ ऐसे रिसोर्सेज का नाम लिखिए, ठीक है, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कम्युनिटी ने बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये कोई एक रिसोर्स है जो कम्युनिटी ने बनाया है, कम्युनिटी ने डेवलप किया है, तो उनके नाम लिखिए, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करनी है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कोई भी रीजन की डेवलपमेंट तभी होगी जब वहां पे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो उसकी प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि वो उसकी डेवलपमेंट होगी नहीं, हो सकती है, लेकिन उसमें फिर और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कुछ ऐसे एरिया हैं इंडिया में जहां पे रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है इंडिया के, या इकोनॉमिकली बहुत ही इंपावर्ड स्टेट है वो इंडिया के, ठीक है। लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। बट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होने से कुछ नहीं होता। वो रिसोर्स हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि हम रिसोर्सेज को यूज कर पाए, ठीक है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उनको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है फिर, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। हिंडर का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, प्रिवेंट कर देना, ठीक है। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी ढंग की, स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे अच्छे, तो फिर वो रिसोर्सेज वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाएंगे, हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है इस लाइन में। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। बहुत ऐसे हैं जो रिसोर्सेज में रिच हैं, बट दीज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। देखो, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड माने जाते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इवन मध्य प्रदेश, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली उतने एम्पावर्ड नहीं है, बैकवर्ड माने जाते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। लेकिन उसके विपरीत कुछ ऐसे रीजन हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब उसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, देयर आर सम रीजन विच हैव ए पुअर रिसोर्स बेस, जहां पे पुअर रिसोर्स है, रिसोर्सेज बहुत ही कम है, ठीक है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। फॉर एग्जांपल हरियाणा में ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, ठीक है। उसका अपना अलग रीजन है क्योंकि वो एनसीआर रीजन में आता है। एनसीआर स्टैंड फॉर नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर में आने से क्या बेनिफिट मिलता है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आ जाती है एनसीआर में होने की वजह से, नेशनल कैपिटल रीजन में होने की वजह से ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज आ जाती है वहां पे, ठीक है। अब इंडस्ट्री किसी जगह पे लग गई तो वहां पे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाता है।
पंजाब का रीजन भी आप सोच सकते हो, पंजाब में भी एग्रीकल्चर से अलग कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत सारे मिनरल कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक एग्रीकल्चर ही मेन वहां का प्रोफेशन है, लेकिन पंजाब भी बहुत इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही डेवलपमेंट होगा, रिसोर्सेज हैं और बेटर टेक्नोलॉजी और स्किल यूज करके हम वहां उस रीजन को डेवलप्ड बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज का होना ही एकमात्र रीजन नहीं है डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्लेस की, ठीक है, ये हमने एग्जांपल्स की हेल्प से भी अभी देखा, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आपसे यही पूछा गया है कि कुछ ऐसे रीजन्स के नाम बताओ जहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया, झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और कुछ ऐसे रीजन्स के नाम बताओ जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है लेकिन रिसोर्सेज की कमी है वहां पे, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है और इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, और मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ये लेक्चर 4 तक कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर का। आप लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए, सिर्फ लेक्चर्स को रिवाइज करना ही सफिशिएंट है, आप अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक साथ में पढ़ते रहिए, कुछ एक्स्ट्रा मैं अगर लिखवा रहा हूं तो आप लिख लीजिए, नहीं तो मोर देन सफिशिएंट गिवन है एनसीईआरटी की बुक में, आपको कोई और बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।